हेलो बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं हमारी प्लांट फिजियोलॉजी का, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मीनिंग समझते हैं इस वाली वीडियो में हम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से होती है बच्चों? राइट। तो ये देखते हैं हम वो एनर्जी कहाँ से आई, कैसे आई, इसी के बारे में हम जानते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इन एक्टिविटीज के लिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी फॉर देयर वेरियस लाइफ एक्टिविटीज, जिनको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं। एंड दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ फूड, या तुम कह सकते हो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड वी ईट। एंड प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज ऑटोट्रॉफ्स, इनको सबको बोलेंगे हम ऑटोट्रॉफ्स। They obtain their food from photosynthesis, and animals which are called as heterotrophs, they obtain their food from plants, and fungi which are called as saprotrophs because they feed on dead organic matter, they obtain their food from dead organic matter, right? Ultimately all the food that is oxidized comes from photosynthesis. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ से आया ये फूड? फोटोसिंथेसिस से। अगर हम बोलते भी हैं कि हम एनिमल्स खाते हैं, मान लिया कोई एनिमल्स भी खाते हैं, लेकिन वो एनिमल्स जो खाते हैं वो एनिमल्स प्लांट खाते होंगे, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी तरीके से भी आप बोल सकते हो कि ये सारा फूड कहाँ से आया? फोटोसिंथेसिस से आया, राइट? तो चलिए, मतलब प्लांट से आया। ब्रेकडाउन ऑफ फूड, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। पिछली साइड में हमने देखा ना कि एनर्जी कहाँ से आई? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से। तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या है एक्चुअली? दिस इज रेस्पिरेशन। और इसमें हम ये भी देखते हैं बच्चों, हम कई बार मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं इसको, लाइक ब्रीदिंग and respiration. Breathing is just exchange of gases and respiration is the oxidation of food. So breathing and respiration are two separate processes. It is exchange of gases, oxidation of food. Respiration is oxidation of food within the cell to release energy. Therefore it is called cellular respiration. तो हम respiration को, oxidation of food को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन फूड सेल के अंदर होता है। देन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारा चैप्टर इसी के बारे में डिटेल में कि कैसे होती है ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, देखो ग्लूकोज में कार्बन 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 बॉन्ड से बना हुआ है, राइट, ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लीड्स टू रिलीज ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज होगी फिर वो कहाँ जाएगी, क्या होगा इसका, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, राइट। तो जो कंपाउंड्स इस प्रोसेस में शामिल होते हैं उनका नाम है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, बोल सकते हैं हम उनको, राइट। टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट्स आर, राइट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, carbohydrates which are the main respiratory substrates, protein, fats and organic acids. These are also acting as respiratory substrates in some plants under certain conditions. वरना क्या होता है कि मोस्टली ये कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, राइट। तो कुछ कंडीशंस में, कुछ इमरजेंसी कंडीशंस में कह सकते हो, या कुछ पर्टिकुलर सीड्स में भी हो सकते हैं ये दूसरे तरह के रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, लाइक प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनिक एसिड एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होते हैं? स्टार्च, सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज इज द चीफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट and starch and sucrose are converted into glucose which enters glycolysis. अल्टीमेटली स्टार्च भी देखो क्या होता है, डिपॉजिट होता है फूड की फॉर्म में, ये प्लांट्स के अंदर सुक्रोज की फॉर्म में ये ट्रांसलोकेट होता है तो ये भी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म ना, बट अल्टीमेटली ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और वो ग्लाइकोलिसिस करते हैं। एंड फ्रक्टोज डायरेक्टली एंटर्स ग्लाइकोलिसिस। ये सारी डिटेल हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओवरऑल रिएक्शन देखो, इसमें समझ लो फोटोसिंथेसिस का रिवर्स है। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज की सिंथेसिस थी, इसमें ब्रेकडाउन है। देखो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में ये बना था। अब ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, वाटर बन गया और एनर्जी।
right? It is not a single step reaction and it is a series of stepwise enzyme controlled reactions जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बच्चों एक चीज और मैं बता दूं तुम्हें कि हमने फोटोसिंथेसिस में यहाँ पर जो रिएक्शन पढ़ी थी 6CO2 प्लस 12H2O और 6H2O बाद में रिलीज भी हुए थे, राइट? बाकी सारा सेम है, रिएक्शन बस उसमें रिवर्स है इसका। अब आइए, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड फ्री इन द सेल। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये एनर्जी कहाँ जाती है? इट इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी इन एटीपी। एटीपी के पैकेट बन बन के बॉडी के अंदर स्टोर होते जाएंगे। जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो वो पैकेट से फिर हमें एनर्जी मिलेगी, राइट? इफ इट इज रिलीज्ड इनटू अ सिंगल स्टेप, इट विल बी लॉस्ट एज हीट and it is liberated from ATPs by their breakdown whenever and wherever it is needed, right? जब भी हमें जरूरत होती है ATPs की तभी हम उनको यूज कर लेंगे, right? This energy is utilized in various metabolic activities. ATP carries energy in two terminal phosphate bonds and it is a derivative of AMP. AMP means adenosine monophosphate, right? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ये तुम पहले भी पढ़ चुके हो। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ जब ये दो फॉस्फेट आएंगे तो बनेगा एटीपी। अगर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक फॉस्फेट के साथ जुड़ता है तो बन गया एडीपी, और अगर इसके साथ एक और आ जाएगा एडीपी के साथ, मतलब एडीपी के साथ अगर एक और आता है तो ये बन गया एटीपी, राइट? और इसको किसने डिस्कवर किया? कार्ल लोहमैन ने इन 1929 में, और फ्रिट्ज लिपमैन ने इसके लिए साइन प्रपोज किया हाई एनर्जी बॉन्ड के लिए 1941 में। अब हम देखते हैं कि एटीपी जो है इट इज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी विद इन द सेल। जो जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो एटीपी ब्रेक होकर के इसके टर्मिनल फॉस्फेट्स ब्रेक होकर के एनर्जी हमें प्रोवाइड कर देंगे जब भी हमें एनर्जी की जरूरत है। एंड इट इज मोबाइल एंड ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी टू एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस। जहां जहां हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है वहां वहां हमें, जहां जहां हमें ज्यादा या कम अकॉर्डिंगली एटीपी ब्रेक होकर के हमें एनर्जी मिलती रहेगी। That is why these are also called as energy currency or universal energy carrier. Therefore, it is formed in all living organisms. जितने भी living organism हैं, प्रोकैरियोट हैं या यूकैरियोट हैं या फिर एरोबिक हैं या एनारोबिक, सब में बनेंगे एटीपी, राइट? कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन is used as precursors for biosynthesis of other molecules in the cell. तो अभी हम प्रोसेस जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेप पे अलग अलग टाइप का कार्बन स्केलेटन भी प्रोड्यूस होता है। वो उनका यूज कैसे होता है, वो प्रिकर्सर की तरह एक्ट करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। इस चैप्टर में सारी चीजें ये तुम क्लियर करोगे, राइट? अब हम एक बार और ये भी देख लेते हैं, क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं? रेस्पिरेशन के बारे में तो हमने देखा, अब ये भी देख लेते हैं। yes, plants also require oxygen for respiration and release carbon dioxide जैसे animals करते हैं, right? So plants are not having special organs. जैसे हमारी बॉडी में तो स्पेशल ऑर्गन्स हैं, लंग्स हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, एल्वियोलाई हैं, लेकिन प्लांट्स में ऐसा कुछ स्पेशल ऑर्गन नहीं है। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस द प्लांट do not have great demand and exchange of gases because oxygen is released during photosynthesis. ये हम पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में कि उनकी ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, फोटोसिंथेसिस में रिलीज होती है, जो उनकी ये वाली डिमांड भी पूरी करती है, तो इसलिए उनको उतनी जरूरत नहीं होती। Every plant part takes care of its own gas exchange needs and plant organs are designed in such a way that their living cells are located to the surface where atmospheric gases can diffuse easily, like leaves have stomata and woody parts of root and stems have lenticels. Thank you.